तो हम पढ़ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवीजन का। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या, जब दो कंट्री आपस में क्या ट्रेड करती है तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलता है। इट मीन्स या तो हमें एक कंट्री को पेमेंट करनी पड़ेगी या दूसरी कंपनी को हमें पेमेंट रिसीव होगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग पढ़ा दी थी, मीनिंग ऑफ बैलेंस पेमेंट हो गया था, फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ा दिया गया था। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमारी वेरी विजिबल होती है, इनविजिबल होती है और यूनिलैटरल कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है। फिर कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया था कि हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स होते हैं और करंट अकाउंट के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, विजिबल आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम आती है। उसके बाद फैक्टर इनकम कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, यूनिटरल ट्रांजेक्शन क्या होती है, कंपोनेंट ऑफ करंट ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट कंपनसेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांज कंपोनेंट कौन से होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी हमारे पास एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया हमने, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स पढ़ी थी, फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस कब आता है, बैलेंस कब होता है, इम्बैलेंस कब होता है, उसमें सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट्स क्या होती है। अब हमें यहाँ से बढ़ना है कि उसका ऑटोनोमस एंड अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, कि ऑटोनोमस और अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। तो चलो यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है यहीं से स्टार्ट होगा कि हमारे पास अकोमोडेटेड ट्रांजेक्शन और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, तो ये बात कर रहा है हमारे पास ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, वाह मजा आ गया भाई साहब, गजब। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स वो होती है दो ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, दो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, कह रहा है कि विच टेक प्लेस ड्यू टू द सम इकोनॉमिक मूवमेंट। कह रहा है कि इकोनॉमिक्स मूव such as profit maximization. These item are also known as above the line item। कौन से above the line के item, इसका मतलब है कि ये क्या करें, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस की जाती है। अब कह रहे हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कैसे, जैसे हमने क्या किसी में बिजनेस करा है, हमने किसी अब्रॉड में जाके हमने पैसे इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट करने का हमारा जो पर्पज था वो था हमारा प्रॉफिट कमाना, कि हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से हम प्रॉफिट बनाएंगे, तो वो हमारी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। एक कंट्री में जाके हमने क्या करा, बिजनेस स्टैब्लिश करा है, वहाँ पर हमने रन करा है, प्रॉफिट कमाया, इट इज नोन एज ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। अब कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो पहला ये कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है हमारे पास आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है बीओपी के हिसाब से, मतलब कि इन कॉल्स कह रहा है कि imbalance in BOP और डेफिसिट और सरप्लस इन BOP इज कॉज्ड बाय द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि अगर हमारे पास ऑटोनोमस कह रहा है सरप्लस और डेफिसिट जो आती है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से आती है, किसकी वजह से, ओनली ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। अब ये कह रहा है कि BOP अकाउंट इज अ सरप्लस व्हेन ऑटोनोमस रिसीव्ड आर मोर देन द ऑटोनोमस पेमेंट। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है हमसे कि हमारे पास, और अगर हमारे पास सिंपल सा ऑटोनोमस कह रहा है, ऑटोनोमस रिसीप्ट हमारे पास अगर ज्यादा है, ठीक है, ऑटोनोमस रिसीव ज्यादा है हमारे पास ऑटोनोमस पेमेंट से, तो हमारे पास क्या होगा भाई, प्रॉफिट क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट आएगा। और ये हमारे पास क्या लाएगा, सरप्लस, क्या आएगा हमारे पास, ये सरप्लस में होगी। लेकिन हमारे पास अगर ऑटोनोमस रिसीव कम है और ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा है तो हमारे पास आएगा डेफिसिट, क्या आएगा हमारे पास, ये डेफिसिट आएगा। ठीक है, डेफिसिट का मतलब हमें हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा वार्तालाप करते हुए चलेंगे। अब देखो, ठीक है, अभी हमसे यही बोल रहा है कि अगर हमारे पास के इन डेफिसिट व्हेन ऑटोनोमस, कह रहा है कि रिसीव्ड हमारी क्या है, लेस देन है, और ऑटोनोमस पेमेंट क्या है हमारी ज्यादा, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, डेफिसिट आएगा। ठीक है, तो डेफिसिट आएगा, तो डेफिसिट की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो डेफिसिट हमारे पास डेफिसिट आएगा, तो ये डेफिसिट, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होती है टेक प्लेस ऑफ बोथ, ये हमारी करंट भी हो सकती है और हमारी कैपिटल अकाउंट। तो जो ऑटोनोमस होती है वो कैपिटल भी होती है हमारी और करंट दोनों ही होती है। अब ये कह रहा है कि दूसरा, ठीक है, अब ये कहता हूँ अब अकोमोडेट, अब लाइक हमारे क्या है, अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन, ये अकोमोडेट की जा सकती है, क्या की जा सकती है, अकोमोडेट। कह रहा देखो, कह रहा है ये वो दो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन है दैट, कह रहा है कि अंडरटेक टू कवर, क्या कवर करती है, डेफिसिट को कवर करेगी, सरप्लस कवर करेगी, क्या, बीओपी। कह रहा है कि देखो ये ट्रांजेक्शन क्यों की जाती है, अगर हमारे पास एग्रीगेट, ठीक है ना, हमारे पास ऑटोनोमस पेमेंट, ऑटोनोमस रिसीव ज़्यादा है और ऑटोनोमस क्या है, पेमेंट कम है, तो तब आएगी ये, या तो हमारे पास ऑटोनोमस रिसीव क्या है, कम है, और ऑटोनोमस कह रहा है कि ऑटोनोमस, ठीक है ना, ऑटोनोमस पेमेंट ज़्यादा है, ऑटोनोमस पेमेंट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे भाई सब, अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन, कौन सी करेंगे, अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यही कह रहा है कि हमारे पास या हमारे पास डेफिसिट हो या हमारे पास सरप्लस हो इन बीओपी में, तो इसका मतलब है अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय नेट
consequences of autonomous transactions and this item will known as the above the line item। तो वो below the line होती है या above the line होती है और accommodation transaction तब की जाती है या तो वो क्या करती है सरप्लस को ठीक करने के लिए या डेफिसिट को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं हम अंडरटेक मतलब उसको कम अगर हमारा सरप्लस आ गया तो सरप्लस को कम करके इक्वल लाना है। कहने का मतलब हमारे पास क्या है ना हमारे पास देखो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या होना चाहिए ठीक है ना हमें क्या करना है इक्वल लाना है क्या लाना है हमारे पास हमारी जो रिसीप्ट है और हमारी जो पेमेंट है वो बराबर होनी चाहिए। अगर हमारे पास पेमेंट ज़्यादा है तो हम तब भी अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन करेंगे किसके इक्वल रिसीप्ट के इक्वल लाएंगे। अगर हमारी रिसीप्ट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे पेमेंट रिसीप्ट को पेमेंट क्या करेंगे हम करके इसको बराबर लेके आएंगे दोनों मतलब रिसीप्ट और पेमेंट दोनों हमारी क्या होनी चाहिए बराबर। तो हम क्या करते हैं उसको करने के लिए अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन करते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ तो ठीक है ना हमारा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंट ऑफ अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन बोला कि अकोमोडेटेड ट्रांजेक्शंस होती है बोला कि आर नॉट इंडिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कह रहा है कि स्टेट ऑफ बीओपी के अंदर ये इंडिपेंडेंट नहीं है डिपेंड करती है किसके ऊपर क्या इसके ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए अगर उसमें डेफिसिट और सरप्लस आएगा तो ये ट्रांजेक्शन की जाएगी। कह रहा है कि इट इज इन्फ्लुएंस बाय द स्टेट ऑफ बीओपी अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन रिस्टोर द बैलेंस इन बीओपी। कह रहा है कि बैलेंस करने के लिए बैलेंस जो अभी बताया ना बैलेंस बीओपी के अंदर क्या बैलेंस लाने के लिए रिस्टोर करने के लिए क्या करती है अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन की जाती है। अब देख रहा है कि ट्रांजेक्शन आर compensating the capital transactions which are meant to correct the disequilibrium। तो किसके लिए बनी हुई है इकोनॉमी में जो अगर डिसइक्विलिब्रियम आएगा उसको ठीक करने के लिए बीपीओपी में इसको किया जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट अगर करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है बीओपी के अंदर बोला है कि दिस डेफिसिट इज सेटल बाय द कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम द अब्रोड। तो कैपिटल इनफ्लो क्या करेंगे हम कैपिटल इनफ्लो करेंगे और इसको क्या करेंगे सेट ऑफ कर देंगे। अब कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ से आ रहा है कि हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो कह रहा है इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड नया टॉपिक ठीक है ना बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है वो हमारे पास क्या था इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है ठीक है ना। तो कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड की मीनिंग है बैलेंस ऑफ ट्रेड कह रहा है कि रेफर टू द डिफरेंस कह रहा है किसके डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन विजिबल आइटम ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो हमारे पास एक्सपोर्ट कह रहा है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच का जो अंतर है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहला रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड की हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड कितनी करी है। अभी कह रहा है जैसे हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड करना है तो हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। अब ये कह रहा है कि फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड तो मेरा इट कंटेन द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली कह रहा है सिर्फ गुड्स की बात करता है ये सर्विस की बात नहीं करता। इसके अंदर ट्रेड जो की जाती है गुड्स की जाती है इसके अंदर सर्विस की बात बिल्कुल भी ये नहीं करता। हाई कह रहा है कि इट इज फेवरेबल क्या होना चाहिए अगर ये फेवरेबल का मतलब होता है पॉजिटिव फेवरेबल का मतलब क्या है ये पॉजिटिव है। कब जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट कम होता है तो ये फेवरेबल होता है और ये अनफेवरेबल कब होगा एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट ज्यादा होगा और ये सिंपली बैलेंस्ड जब दो बैलेंस तो कह रहा है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं तो ये क्या होता है हमारा बैलेंस्ड होता है। लाइक इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट ये क्या है छोटा नैरो कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है हमारा बड़ा क्योंकि उसके अंदर क्या आता है कैपिटल ट्रांजेक्शन भी आती है प्लस में क्या आती है हमारे पास करंट ट्रांजेक्शन। तो दोनों आती है उसके अंदर बट इसके अंदर क्या आती है सिर्फ ट्रेड वाली बात कर रहा है। तो क्या है बैलेंस ये नैरो कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा क्या है इसका पार्ट है। अभी कह रहा है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड पोजिशन। तो क्या है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड पोजिशन है हमारे लिए ठीक है। अब कह रहा है कि द बैलेंस ऑफ ट्रेड नेट फॉरेन लाइबिलिटीज एंड नेट फॉरेन पेमेंट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ द कंट्री। तो क्या एक कंट्री के नेट फॉरेन जो लाइबिलिटीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है जो हमें पे ऑफ करनी है और नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए। तो हमारे पास क्या आता है फॉरेन ऑफ ट्रेड तो फॉरेन ऑफ लाइक क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इसमें सिर्फ गुड्स की बात की जाती है। एक्सपोर्ट अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा तो हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है और अगर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है। और एक अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर है तो हमारे पास क्या है ये इक्वल है। अब आ रही है बात हमारे पास कह रहा है डिफरेंस कह रहा है कि अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है ठीक है ये डिफरेंस पढ़ना है हमें। दूसरा कह रहा है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है ये पेपर में पूछे जाते हैं आने कई बार पूछे गए क्वेश्चन रिपीटेडली। तो ये क्वेश्चन है अब यहाँ पढ़ना है कि देखो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट तो डिफरेंस हम बाद में देखेंगे पहले देखेंगे कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट अगर बैलेंस की बात की जाए कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के ऊपर कौन सा बैलेंस होता है
कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट पे या तो सरप्लस होता है या तो डेफिसिट होता है हमारा, ये तो हमें मोटा मोटा पता है कि भाई या तो सरप्लस होता है या तो डेफिसिट होता है। तो हम बात करते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, देखो कह रहा है कि रिकॉर्ड कह रहा है, देखो करंट अकाउंट क्या करता है, ऑल एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इफेक्ट द इनकम, इनकम को इफेक्ट करती है, आउटपुट को इफेक्ट करती है, एंड एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, तो इसको इफेक्ट करती है, सबको लिखता है। ठीक है, बोलेगी सो इट इज शो द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर, कि फॉरेन सेक्टर से जितनी भी हमने नेट इनकम जनरेट करती है उसको रिकॉर्ड करने का काम क्या करता है हमारे पास करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, विजिबल भी लिखी जाती है, इनविजिबल भी लिखी जाती है, और वन साइड मतलब कि यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तीनों रिकॉर्ड उसमें होती है। अब कह रहा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो पहला क्या है हमारे पास सरप्लस बैलेंस होता है, और दूसरा बैलेंस क्या होता है हमारे पास डेफिसिट का बैलेंस, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट। अच्छा सरप्लस आता कब है, तो सरप्लस मैंने पहले ही बात करी, सरप्लस आता क्या कब है हमारा, सरप्लस आएगा कब, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या है हमारे पास, एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट क्या है, इंपोर्ट कम है तब आता है। और डेफिसिट कब आती है हमारे पास, जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट क्या है हमारे पास ज़्यादा है, तो दो कंडीशन है। तो कह रहा है कि सरप्लस करंट अकाउंट मीन्स दैट, कह रहा है कि एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, एक्सपोर्ट की वैल्यू, तो कह रहा है कि एक्सपोर्ट की यहाँ पर मोर देन आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, तो क्या एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, इम्पोर्ट की वैल्यू क्या है कम। अब कह रहा है कि इंडिकेट द नेट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नेट इनफ्लो हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या हुआ, नेट इनफ्लो, हमारे पास पैसे आए हैं। ठीक है, तो किसको दर्शा रहा है, हमारे शो कर रहा है किसको, नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो हमारा फॉरेन करेंसी आई है उसका नेट एक्सपोर्ट है। ठीक है, उसको शो करता है। अब कह रहा है कि दैट द नेशन इज लीडिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब जो हमारे देश है इंडिया है वो लीड कर रहा है किसको, अगर सरप्लस में है तो वो लीड कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, हमारी बेटर पोजीशन है इकोनॉमी के अंदर। बट कह रहा है कि एज द रिलेटिवली ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, कंपेयर टू द ट्रेड सरप्लस, तो क्या ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अगर ट्रेड सरप्लस से बात करें। अब कह रहा है कि इट हैज़ अ पॉजिटिव बैलेंस इन बीओपी, अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है तो हमारे पास जो बैलेंस है वो क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस है हमारा, पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब ये कह रहा है देखो डेफिसिट क्या आ रही है हमारे पास, अगर बात हो रही है डेफिसिट की, तो कह रहा है डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट, इसका मतलब है हमारे पास एक्सपोर्ट क्या है हमारे पास, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट क्या है हमारा ज़्यादा, इंपोर्ट क्या है हमारा ज़्यादा। तो इसका मतलब हमारे पास सिंपल सा है कि इंपोर्ट जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन, इंपोर्ट क्या है, ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है भाई हमारे पास, एक्सपोर्ट से। तो इसमें देखो विजिबल आइटम भी आता है, इनविजिबल आइटम भी आएंगे, और करंट ट्रांजेक्शन भी आएगी। कह रहा है ये इंडिकेट करता है कि नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, हमें क्या करना पड़ेगा, आउटफ्लो करना पड़ेगा कैश का दूसरी करेंसी को, कंट्री को। अब कह रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट रिलेटेड टू ब्रॉडर, कह रहा है कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट छोटा कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब कह रहा है ये क्या करता है, ये बताता है नेशन को हमारा उधार, कि हमने दुनिया से उधार ज़्यादा ले रखा है और हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम तो हमारी इमेज बता रहा है, और इसका प्रभाव क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है हमारे पास, नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है, एकदम नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि करंट अकाउंट इन बैलेंस, तो करंट अकाउंट बैलेंस में कब होता है, जब हमारा देखो इम्पोर्ट, कह रहा है कि इम्पोर्ट और जो हमारा एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है हमारा एक दूसरे के बराबर, क्या होगा, इज इक्वल टू द, तो कह रहा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट एंड द लाइक वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट आर, एक्सपोर्ट दोनों क्या एक दूसरे के बराबर, तो हमारे में क्या होता है, करंट अकाउंट बैलेंस में होता है। ठीक है, अब ये आ रहा है तो हो गया। अब ये कह रहा है कि जो बैलेंस है हमारे पास वो बैलेंस हमारा कैपिटल अकाउंट पे कौन सा बैलेंस होगा, तो कैपिटल अकाउंट पे जो बैलेंस आता है वो हमारा कौन सा बैलेंस आता है उसकी बात कर रहा है ये। तो कह रहे थे बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट एज अ सम ऑफ टोटल नेट बोरोइंग, जितनी नेट बोरोइंग करी वो नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है नेट चेंज इन द फॉरेन रिजर्व, तो फॉरेन रिजर्व में जो भी नेट चेंज आएगा उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑन। तो ये कह रहा है देखो अगर बात करें बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस, तो ये बैलेंस में कब आएगा, तो कह रहा है कि व्हेन कैपिटल इनफ्लो आर इक्वल टू द कैपिटल आउटफ्लो, अगर कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो एक दूसरे के बराबर है तो ये क्या है हमारा, इक्वल में है। ठीक है, ये हमारा क्या इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि सरप्लस, कह रहा है कि सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट, तो अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस आएगा तो क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास जो है इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो क्या है हमारा, ग्रेटर देन द आउटफ्लो, तो कैपिटल आउटफ्लो हमारे पास कम है, इनफ्लो ज्यादा है। दूसरा कह रहा है कि अगर हमारे पास डेफिसिट होगी कैपिटल
अकाउंट के अंदर, इसका मतलब जो डेफिसिट है हमारा वो ज़्यादा है, लेस देन कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है, तो हमारा कैपिटल आउटफ्लो क्या है, कम है, कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा है, और कैपिटल इनफ्लो क्या है हमारा, सॉरी कैपिटल इनफ्लो कम है और कैपिटल आउटफ्लो क्या है हमारा ज़्यादा। तो हमारे पास क्या आएगी, डेफिसिट आएगी। क्या आएगी हमारे पास, डेफिसिट। और लास्ट में क्या है हमारे पास, करेगी डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस पढ़ना है, और हमारे पास क्या है, करंट अकाउंट के बीच में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। अब एक पॉइंट, ठीक है, उसके बाद किस क्या पढ़ना है, कह रहा है कि हमें ट्रेड ऑफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस, ये हमारे क्या है, डिफरेंसेस है। लास्ट में हमारे पास आए क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी डिफरेंस सारे एक साथ देख लेंगे। कह रहे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बीओपी ऑन फॉरेन एक्सचेंज। तो कह रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज, कह रहा बीओपी का एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये देखो कुछ कह रहा है, देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पर, छोटी सी बात है हमारे पास, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट है, अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है, तो हमारा जो बी ओ पी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है पेमेंट, तो हमारी पेमेंट जो होती है ना वो पेमेंट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बीओपी के अंदर रिसीप्ट है, ये रिसीव ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये हो गया। और इसका मतलब अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर रेट कम हो जाता है, तो हमारे बीओपी के अंदर जो पेमेंट है वो पेमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और बीओपी के अंदर जो रिसीव है, रिसीव हो जाएगी कम। अब देखो कहने का मतलब, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल है नॉर्मल सा। मान लो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट जो थी ना, मान लो ए 80 रुपये का $1 था, हमारा 80 का डॉलर, अगर 80 का था, अब ये इंक्रीज होके हमारे पास 88 रुपीज़ का क्या हो गया, $1। तो अगर हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेमेंट, अगर मान लो मुझे यहाँ पर पेमेंट करनी है, ठीक है ना, अब मुझे पेमेंट करनी है यहाँ पर $1000 की, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पर, 80,000। बट अगर रेट बढ़ जाएगा तो मेरे को यही $1000 की पेमेंट करने के लिए कितने देने पड़ेंगे, 80 88 8,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करते हैं, पेमेंट को कम कर देते हैं, पेमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। और जो हमारी डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक करेंसी है हमारी, डोमेस्टिक करेंसी की क्या हो जाती है भाई साहब, डीवैल्यूएशन, डेप्रिशिएट हो जाती है, डेप्रिशिएशन, ठीक है, इसे कहते हैं हम डेप्रिशिएशन। तो ये केस होता है। अगर इसका उल्टा करेंगे, अब इसका अगर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या जाए, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिसीव बोले तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि इन केस में अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरा वो 88 के हिसाब से बनेगा कितना, इतना, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा मेरा पैसा, इसलिए हम क्या करते हैं ये, तो बस वो यही क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। और एक बार इसे देख लेते हैं। आप कह रहा है कि इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट कंट्री इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब वो कह रहा है कि अगर फेवरेबल है माइनस का है, अनफेवरेबल है तो क्या है हमारे पास, माइनस का है। कह रहा है कि डेफिसिट है, इट मीन्स, ठीक है ना, कह रहा है कि इम्पोर्ट आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ज़्यादा है और हमारे पास क्या है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। कह रहा है कि इट्स डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल बी इंक्रीज। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल फॉल। तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम रहेगी, हैंस रहेगी एक्सचेंज रेट विल अराइज। तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगी, डोमेस्टिक करेंसी इज नीडेड टू बाय द फॉरेन एक्सचेंज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, डोमेस्टिक करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए, ठीक है ना। देखो कैसे, पहले अगर मुझे $1 खरीदना था, मुझे 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, अब $1 के लिए मुझे क्या कर रहे हैं, 88 रुपये। तो इसका मतलब 8 रुपये मेरे को ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, क्या करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि इफ़ द, ठीक है, कह रहा है कि इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ करंट इज फेवरेबल। तो कह रहा है कि इट मीन्स हमारे पास क्या, एक्सपोर्ट ज़्यादा है हमारे पास और इम्पोर्ट क्या है कम। कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, हमारे पैसे ज़्यादा आएंगे, एंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फॉर foreign exchange will be increased and hence exchange rate will decrease and large domestic currency is needed to be buy foreign exchange। तो इसका उल्टा, अगर हमारे पास प्राइस कितना था, हमारे पास प्राइस इतना था, ठीक है ना, पहले 88 और 88, सॉरी,
ठीक है, पहले हमारे पास कितना था 88, अब ये कम होकर कितना हो गया 80, तो हमें क्या है, पहले से कम कितने 8 रुपए कम लगेंगे फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने के लिए। तो ये क्या इफेक्ट है इसका, ठीक है, तो ये इफेक्ट हमने पढ़ लिया है। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बीओपी के अंदर क्या होगी, पेमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, पेमेंट क्या हो जाएंगी कम, और अगर क्या होगा तो हमारे पास रिसीप्ट ज़्यादा बढ़ेंगे, पेमेंट कम रिसीप्ट ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये बात सारी क्लियर हो गई है। अब एक अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि शुरू से कि डिफरेंस कितने किस किस में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, पहला डिफरेंस है इसका, ठीक है, अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन एंड अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है इट रेफर टू दोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कह रहा है कि विच ऑटो ऑटोनोमस आइटम रेफर टेक, ठीक है, कहने वाला टेक कह रहा है कि जैसे हमारे पास क्या, जिसका मकसद क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। लेकिन हमारे पास जो अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन होती है ये अंडरटेक करती है क्या, या तो सरप्लस और डेफिसिट को क्या करना है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को कम करना है, मतलब कवर करना है। अगर हमारे पास डेफिसिट आ गई है तो उसको क्या करना है, हमें इक्वल करना है, और अगर सरप्लस आया है तो उसको भी क्या करना है, इक्वल करना। हमेशा क्या है, हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बराबर करना है, तो इसलिए क्या कर रहा है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट सरप्लस और डेफिसिट को क्या बैलेंस करने के लिए की जाती है। अब कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर क्या, ये इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है बीओपी के स्टेट में। और ये क्या है हमारे पास, कह रहा है कि देखो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर अंडरटेक टू मेंटेन द बीओपी ऑफ द अकाउंट, तो बीओपी को मेंटेन करने के लिए की जाती है। अब कह रहा है इसके अंदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी होती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी होती है, इसमें दोनों ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, इसके अंदर क्या होती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अकोमोडेशन में। अब कह रहा है कि इसे नोन एज द अबव द लाइन, ये अबव द लाइन के नाम से जानी जाती है, और ये जानी जाती है बिलो द लाइन, ये बिलो द लाइन के नाम से। अब कह रहा है क्या, इसके अंदर क्या था, डिस इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, इसके अंदर क्या होता है, ये क्रिएट करती है डिस इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, ये क्रिएट करती है इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। तो डेफिसिट और सरप्लस को क्या करती है, इक्वल करके इक्विलिब्रियम में लेके आती है एक इकोनॉमी को। अभी क्या हमारा दूसरा क्या डिफरेंस, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो कह रहा है कि इसका रेफर कह रहा है इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें सिर्फ गुड्स गुड्स की बात कहा जाती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, देखो कह रहा है कि इसके अंदर ऑल क्या है, सारी की सारी आती है, इसके अंदर क्या आती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कह रहा है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी आती है इसके अंदर, नॉन मॉनेटरी, बस मॉनेटरी होनी चाहिए तीनों, कि विजिबल भी होती है, इनविजिबल भी होती है, और यूनिटरल ट्रांजेक्शन तीनों आती है इसके अंदर की ऑफ द कंट्री विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड। तो इसमें हमारे पास गुड्स भी आती है, सर्विस भी आती है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, तो तीनों ही इसके अंदर आती है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है कि इट रिकॉर्ड ओनली द विजिबल आइटम, इसमें विजिबल भी है, इनविजिबल भी है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन, सारी इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। अब कह रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट डज नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को क्या करती है, रिकॉर्ड नहीं करती है। और ये क्या है, ये कह रहा है इट इंक्लूड द ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, इसमें कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। अब कह रहा है कॉन्सेप्ट इट इज नैरो, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें इंक्लूड ऑफ पीओपी। अब कह रहा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इसके अंदर क्या, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन नॉट बी मेट आउट द फेवरेबल बैलेंस, तो इसमें दोनों ठीक है, क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीट आउट कभी भी नहीं होता, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी मेट आउट द फेवरेबल बैलेंस ऑफ बीओपी, तो इसमें भी दोनों में क्या होता है, मीट नहीं होता। अब कह रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ टी और मशीनरी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तो इसमें क्या कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं और टी खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया है, बोरोइंग करी है। तो हमारे पास क्या है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास बात देखा जाए तो हमारे पास करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट, तो कह रहा है करंट अकाउंट अलग है हमारे पास, तो कह रहा है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स को करेंगे, सर्विसेज को करेंगे, और यूनिटरल ट्रांजेक्शन को करेंगे, और जो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी एक देश की इनकम ऑफ इनकम और जीडीपी को। अब इसके अंदर क्या है, कैपिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, जो क्या या तो हमारा लोन बढ़ाती है, या तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है, या तो हमारी एसेट्स, या देखो जो एसेट को और एक देश की लाइबिलिटी को इफेक्ट करती है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एसेट हमारी इंक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उन सबको क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है, तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ओनली ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, तो इसमें ऑटोनोमस होती है, खाली कौन सी होती है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। इसके अंदर क्या थी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बहुत, और अकोमोडेटिंग एंड कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, तो उसमें दोनों ही ट्रांजेक्शन होती है, किसमें, कैपिटल अकाउंट में। आएगा इस कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ इंक्लूड किया बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल
और बैलेंस ऑफ क्या इनविजिबल आइटम होते हैं, विजिबल आइटम होते हैं, इनविजिबल आइटम होते हैं और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, इसमें तीनों की तीनों आइटम होते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है हमारे पास, बोरोइंग्स होती है, लैंडिंग होती है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। आगे कह रहा है कि इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये क्या है हमारे पास फ्लो, इनमें इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है हम स्टॉक करते हैं, ठीक है, रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं। फिर इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ टी होता है, मशीनरी होती है, इसमें बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से हम क्या करते हैं उधार लेते हैं। आखिरी हमारे पास क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड ओनली क्या, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजिबल आइटम बोले तो गुड्स में, इसमें जो ट्रांजेक्शन करेंगे हम सिर्फ किस में करेंगे, इसमें गुड्स में आएगी, और इसके अंदर क्या होगा, गुड्स भी होती है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, गुड्स भी होती है, सर्विस भी होती है और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन भी होती है। तो क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम दोनों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अभी कह रहा है हमारा क्या है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, क्या है ये हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है हमारे वाइडर कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड्स बड़ा है। अब कह रहा है इट इन्वॉल्व द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द फिजिकल गुड्स विच कैन बी सीन और क्रॉसिंग टू द बॉर्डर, जिससे हम क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं और बॉर्डर से क्रॉस किया जा सकता है। बट कह रहा है कि इट इन्वॉल्व करंट अकाउंट की बात है, करंट इट इन्वॉल्व द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द फिजिकल गुड्स, तो क्या है सिर्फ किससे रिलेटेड होती है, फिजिकल गुड्स है। कह रहा है विच कैन बी सीन क्रॉस द बॉर्डर एंड एज वेल एज ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द सर्विसेज विच कैन नॉट बी सीन और टच, इसमें दोनों ही लिखी जाती है। तो इसमें क्या होती है हमारे पास, इसमें गुड्स भी होती है, गुड्स भी होती है, सर्विस भी होती है, इसके अंदर क्या लिखा है, गुड्स गुड्स से, ठीक है। अब ये कह रहा है देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड, कह रहा है कि फीचर क्या है इसका, तो कह रहा है कि फीचर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है और ये करंट अकाउंट है हमारे, अच्छा सॉरी, ठीक है ना, ये अलग है, बोला कि इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इसका नेचर है हमारे करंट अकाउंट, तो बोले तो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, इनविजिबल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। तो हमारा बीओपी का चैप्टर क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मतलब इसके हम क्या करेंगे, हम इसके इसके कुछ एमसीक्यूज है हमारे पास और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या करेंगे भाई हम, बातचीत, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमारा क्या है, पूरा चैप्टर कवर हो गया, ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर, इस चैप्टर को कवर करने के बाद हमें क्या है, अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 3 से 6 मार्क्स का चैप्टर आता है और बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, दो ही ट्रांजेक्शन है इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।